उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बसा एक छोटा सा गांव है रामपुर। यहाँ की मिट्टी में गेहूं की खुशबू है और हवा में नीम के पेड़ों की कड़वाहट। लेकिन इसी गांव की एक पुरानी ईंटों वाली हवेली के बाहर हर शाम एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। यह घर है रिटायर्ड कैप्टन विक्रम सिंह का। गांव के बच्चे उन्हें अंधा फौजी कहते हैं और बड़े बुजुर्ग उन्हें एक जिद्दी बूढ़ा समझते हैं। लेकिन कोई यह नहीं जानता कि उस बूढ़े आदमी की काली चश्मे के पीछे छिपी आंखों में आज भी कारगिल की वो बर्फीली चोटियां जिंदा हैं जहां उन्होंने अपनी रोशनी खो दी थी। शाम के 5 बज रहे थे। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी विक्रम सिंह के घर के आंगन में फैल रही थी, लेकिन उनके लिए तो अब हर समय रात ही थी। विक्रम सिंह अपनी खटिया पर बैठे थे। उनकी उम्र 70 के पार थी। बाल रुई जैसे सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था। उनके हाथ कांपते थे, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी आज भी वैसे ही सीधी थी जैसे किसी जवान सिपाही की होती है। उन्होंने अपनी पुरानी फौजी वर्दी पहन रखी थी। यह वर्दी अब थोड़ी ढीली हो गई थी, रंग भी फीका पड़ गया था, लेकिन उस पर लगे पीतल के मेडल आज भी चमक रहे थे। आज 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस। गांव वालों के लिए यह सिर्फ एक छुट्टी का दिन था, लेकिन विक्रम सिंह के लिए यह दिन दिवाली से भी बड़ा था। वह अपने कांपते हाथों से अपनी छाती पर लगे मेडलों को टटोल रहे थे। उनकी उंगलियां महावीर चक्र के ठंडे धातु को महसूस कर रही थीं। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे हों। सूबेदार साहब, विक्रम सिंह ने खाली हवा में कहा। उनकी आवाज में एक खनक थी। देखा आपने, आज भी हवा में वही ठंडक है जो उस रात थी। बस फर्क इतना है कि आज गोलियों की आवाज नहीं है। वह अकेले थे। उनकी पत्नी सरला 5 साल पहले ही उन्हें इस अंधेरे में अकेला छोड़कर चली गई थी। अब उनका साथी था तो बस एक पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो जो खटिया के पायताने रखा रहता था, और एक पुरानी लाठी जो हर कदम पर उनकी आंख बनती थी। तभी गली से कुछ मोटरसाइकिलों के गुर्राने की आवाज आई। धूल का एक गुबार हवा में उड़ा और विक्रम सिंह के घर के सामने रुक गया। यह गांव के सरपंच का बिगड़ा हुआ बेटा शेरा और उसके आवारा दोस्तों की टोली थी। शेरा गांव का नया दादा था, ब्याज पर पैसे चलाता था और जमीनों पर कब्जा करता था। उसकी नजर काफी दिनों से विक्रम सिंह की इस पुरानी हवेली पर थी। अरे ओ कप्तान साहब, शेरा की भारी और बदतमीज आवाज गूंजी। अभी तक वर्दी पहन के बैठे हो? जंग खत्म हुए जमाना हो गया और तुम हो कि अभी भी सीमा पर पहरा दे रहे हो? उसके साथ आए लड़के जोर से हंसे। उनकी हंसी में एक क्रूरता थी जो विक्रम सिंह के कानों में चुभ गई। विक्रम सिंह ने अपना चेहरा आवाज की दिशा में घुमाया। उनकी आंखों पर लगा काला चश्मा धूल से भरा था। शेरा, विक्रम सिंह ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, जंग फौजी के लिए कभी खत्म नहीं होती। वर्दी शरीर से उतर सकती है लेकिन रूह से नहीं। शेरा ने अपनी मोटरसाइकिल का इंजन और जोर से रेस किया, जानबूझकर धूल उड़ाते हुए। रूह और वर्दी की बातें छोड़ो। काका, यह बताओ, हवेली कब खाली कर रहे हो? सुना है तुम्हारे पास कोई वारिस भी नहीं है। अंधे हो, अकेले हो। कब तक इस खंडहर को संभालोगे? मुझे दे दो, तुम्हें शहर के किसी अच्छे वृद्धाश्रम में भिजवा दूंगा। वहां कम से कम रोटी तो टाइम पर मिलेगी। विक्रम सिंह ने अपनी लाठी कसकर पकड़ ली। उनके हाथ की नसें उभर आईं। यह घर नहीं है शेरा, यह मेरे पूर्वजों की निशानी है, और जब तक इस शरीर में सांस है मैं इसे किसी सूदखोर को नहीं दूंगा। चले जाओ यहां से। शेरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक अंधे बूढ़े ने उसे सबके सामने जवाब दिया था। उसने जमीन पर थूका। ठीक है फौजी, देखते हैं तुम्हारी यह वर्दी और यह लाठी कब तक तुम्हें बचाती है। जमाना बदल गया है, अब मेडल से पेट नहीं भरता। धमकी देकर शेरा और उसके साथी शोर मचाते हुए वहां से चले गए। धूल का गुबार फिर से विक्रम सिंह के चेहरे पर आ गिरा। उन्होंने खांसते हुए अपने रुमाल से चेहरा पोंछा। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं, लेकिन दमन की ज़ादी बात की दीहत, बल्कि एक अजीब सी लाचारी से। एक समय था जब उनकी एक दहाड़ से दुश्मन की पूरी टुकड़ी कांप जाती थी, और आज अपने ही देश के, अपने ही गांव के लड़के उन्हें धमका कर चले गए। उन्होंने पानी पीने के लिए साइड में रखा लोटा उठाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से और घबराहट में उनका हाथ लोटे से टकराया और लोटा लुढ़क कर दूर गिर गया। पानी जमीन पर फैल गया। विक्रम सिंह झुके, अपने हाथों से जमीन को टटोलने लगे। कहां गया, कहां गया?
वह बुदबुदाए। अंधेरा उन्हें निगलने लगा था। वह प्यासे थे, अपमानित थे और पूरी तरह अकेले थे। उन्हें अपनी लाचारी पर रोना आ रहा था, लेकिन एक फौजी कभी रोता नहीं है। उन्होंने अपनी सूखी आंखों को कसकर भींच लिया। तभी उन्हें एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई दबे पांव उनके पास आया हो। किसी ने जमीन से लौटा उठाया। फिर मटके से पानी भरने की आवाज आई। कौन कौन है वहां? विक्रम सिंह ने कड़क आवाज में पूछा, अपनी लाठी हवा में लहराते हुए। शेरा, तू वापस आया है? नहीं, नहीं साहब जी, एक बहुत ही मासूम और डरी हुई आवाज आई। मैं शेरा नहीं हूं, मैं तो बस पानी देने आया था। विक्रम सिंह ने लाठी नीचे कर ली। यह आवाज किसी बच्चे की थी। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। ठंडे पानी से भरा लौटा उनके हाथ में थमा दिया गया। विक्रम सिंह ने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। जब उनकी प्यास बुझी तो उन्होंने राहत की सांस ली। कौन हो तुम बेटा? तुम्हारी आवाज पहले कभी नहीं सुनी, विक्रम सिंह ने पूछा। जी, मेरा नाम रोहन है, उस लड़के ने जवाब दिया। मैं कचरा बीनता हूं, बस्ती के पीछे वाली झोपड़पट्टी में रहता हूं। रोहन 13 साल का एक दुबला पतला लड़का था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, पैंट घुटनों से फटी थी और शर्ट के बटन टूटे हुए थे। उसके चेहरे पर धूल और कालिख लगी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं। उन आंखों में एक ऐसी समझदारी थी जो अक्सर गरीबी में जल्दी बड़े हो जाने वाले बच्चों में होती है। वह रोज स्कूल की दीवार के पास खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता था, क्योंकि उसके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं थे। उसका सपना था कि वह भी कभी मशीनों को समझे, तारों को जोड़े और कुछ नया बनाए। रोहन रोज शाम को विक्रम सिंह के घर के बाहर से गुजरता था। वह देखता था कि कैसे यह बूढ़ा फौजी घंटों अपनी वर्दी पहनकर बैठा रहता है। आज जब उसने शेरा को बदतमीजी करते और फिर विक्रम सिंह को पानी के लिए तड़पते देखा तो उससे रहा नहीं गया। कचरा बीनते हो? विक्रम सिंह ने पूछा। उनके स्वर में नरमी आ गई। जी, लेकिन मुझे चीजें जोड़ना पसंद है, रोहन ने उत्साह से कहा। साहब जी, आपका वो रेडियो, वो 2 दिन से बज नहीं रहा। मैं रोज सुनता हूं, इसमें से सिर्फ चर चर की आवाज आती है। विक्रम सिंह चौंक गए। हां, खराब हो गया है। सेल भी नए डाले थे पर चला नहीं। अब मिस्त्री के पास जाने की हिम्मत नहीं होती। क्या मैं देखूं? रोहन ने झिझकते हुए पूछा। मुझे पुराने रेडियो ठीक करना आता है। कबाड़ में मुझे अक्सर ऐसे रेडियो मिलते हैं। मैं उन्हें खोलकर देखता हूं कि वो कैसे काम करते हैं। विक्रम सिंह कुछ पल चुप रहे। उन्हें किसी बाहरी पर भरोसा करने की आदत नहीं थी, लेकिन इस बच्चे की आवाज में एक सच्चाई थी। उन्होंने सिर हिला दिया। देख लो, वैसे भी यह कबाड़ ही हो गया है। रोहन ने अपनी जेब से एक छोटा सा जंग लगा हुआ पेचकस स्क्रूड्राइवर निकाला। वह खटिया के पास ही जमीन पर बैठ गया और रेडियो को अपनी गोद में रख लिया। विक्रम सिंह सिर्फ सुन सकते थे। उन्हें प्लास्टिक के खुलने की आवाज आई, फिर तारों के छिलने की हल्की सी आवाज। रोहन अपने काम में इतना मग्न था कि उसकी सांसों की लय बदल गई थी। इसका एंटीना का तार अंदर से टूट गया था साहब जी, रोहन ने थोड़ी देर बाद कहा, और बैटरी का स्प्रिंग भी जंग खा गया है। मैंने तार को छीलकर दोबारा जोड़ दिया है और स्प्रिंग को पत्थर से रगड़कर साफ कर दिया है। उसने ढक्कन बंद किया और बटन घुमाया। चर्र चर्र, और फिर अचानक आकाशवाणी का यह रामपुर केंद्र है। रेडियो से साफ और बुलंद आवाज गूंज उठी। विक्रम सिंह के चेहरे पर एक ऐसी चमक आ गई जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। यह रेडियो ही उनकी दुनिया से जुड़ी एकमात्र डोर थी। चल गया, विक्रम सिंह खुशी से बोले। बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। शहर का मिस्त्री इसके लिए 100 रुपये मांगता। 100 रुपये? रोहन हंसा। इसमें तो बस एक तार जोड़ने की मेहनत थी। साहब जी, मशीनें तो इंसान से ज्यादा वफादार होती हैं। अगर उनकी थोड़ी देखभाल करो तो वो कभी धोखा नहीं देती। विक्रम सिंह ने झुककर टटोला और रोहन के सिर पर हाथ रखा। उसके बाल रूखे थे और धूल से भरे थे, लेकिन विक्रम सिंह को उसमें अपने पोते का एहसास हुआ जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम होशियार हो रोहन, विक्रम सिंह ने कहा। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? रोहन की हंसी गायब हो गई। मां बीमार रहती है साहब जी, बाबूजी रहे नहीं। अगर मैं कबाड़ नहीं बीनूंगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। स्कूल तो अमीर बच्चों के लिए है, मेरे लिए तो यह कबाड़ ही मेरी किताब है। विक्रम सिंह का दिल भर आया। उन्होंने अपनी जेब टटोली और 10 का एक पुराना नोट निकाला। यह लो, मेरी तरफ से इनाम। रोहन ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं साहब जी, मैंने पैसों के लिए नहीं किया। आपने देश के लिए गोली खाई है। क्या मैं आपके लिए एक तार नहीं जोड़ सकता?
माँ कहती है फौजी भगवान का रूप होते हैं। इससे पहले कि विक्रम सिंह कुछ कह पाते, रोहन ने कहा, अंधेरा हो रहा है, मुझे जाना होगा, माँ इंतजार कर रही होगी। और वह भाग गया। विक्रम सिंह फिर अकेले रह गए, लेकिन आज का अकेलापन कल जैसा नहीं था। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था और उनके मन में उस बच्चे की बातें गूंज रही थीं। मशीनें इंसान से ज्यादा वफादार होती हैं। लेकिन विक्रम सिंह को यह नहीं पता था कि खतरा अभी टला नहीं है। गांव के दूसरे कोने पर शेरा अपनी शराब की महफिल जमाए बैठा था। वो बूढ़ा ऐसे नहीं मानेगा, शेरा ने अपने गुर्गों से कहा, गिलास पटकते हुए। मैंने सुना है जब वो रिटायर हुआ था तो उसे बहुत पैसा मिला था और उसके पास सोने के मेडल भी हैं। वो सब उस पुरानी हवेली की किसी तिजोरी में बंद हैं। तो क्या करना है भाई? एक गुर्गे ने पूछा। शेरा की आंखों में एक शैतानी चमक थी। आज रात नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम उस हवेली की तलाशी लेंगे, और अगर उस अंधे ने रोकने की कोशिश की तो समझो उसका एक्सीडेंट हो गया। बुढ़ापा है, सीढ़ियों से गिरना आम बात है। गांव सो रहा था, लेकिन विक्रम सिंह की हवेली के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, और उस खतरे को देखने वाला कोई नहीं था सिवाय उस नियति के जिसने एक अंधे फौजी और एक कचरा बीनने वाले बच्चे को एक धागे में बांध दिया था। यह तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी जंग की शुरुआत जो सीमा पर नहीं बल्कि घर के आंगन में लड़ी जाने वाली थी। उस रेडियो वाली घटना के बाद रोहन और कैप्टन विक्रम सिंह के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। अब रोहन का शाम को हवेली आना एक नियम बन गया था। वह दिन भर कचरा बीनता, प्लास्टिक की बोतलें, टूटे हुए खिलौने और तांबे के तार जमा करता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता वह भागकर हवेली पहुंच जाता। विक्रम सिंह, जो सालों से सन्नाटे के आदी थे, अब शाम का इंतजार करने लगे। रोहन उनके लिए दुनिया की खबरें लाता था, लेकिन अखबार की खबरें नहीं। साहब जी, आज कबाड़ मंडी में एक पुरानी वॉशिंग मशीन आई थी, रोहन एक दिन उत्साह से बोला, जैसे उसने कोई खजाना देख लिया हो। उसका मोटर एकदम नया जैसा है। अगर उसे साइकिल के पहिए में लगा दिया जाए तो बिना पैडल मारे साइकिल हवा से बातें करेगी। विक्रम सिंह हंस पड़े। उनकी हंसी अब पहले जैसी सूखी और कड़वी नहीं थी। तुम और तुम्हारा दिमाग, रोहन, अगर तुम्हारे पास साधन होते तो तुम शायद डीआरडीओ डारडा में वैज्ञानिक होते। डीआरडीओ क्या है साहब जी? रोहन ने मासूमियत से पूछा। वही जगह जहां देश की रक्षा के लिए बड़े बड़े हथियार और मशीनें बनती हैं, विक्रम सिंह ने समझाया। फिर उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन रोहन, मशीनें तो सिर्फ लोहा और प्लास्टिक हैं, असली ताकत तो उसे बनाने वाले और चलाने वाले के जिगर में होती है। विक्रम सिंह ने रोहन को पास बुलाया। इधर आओ। रोहन उनके घुटनों के पास जमीन पर बैठ गया। विक्रम सिंह ने अपनी वर्दी की जेब से अपना महावीर चक्र निकाला। पीतल का वह मेडल शाम की रोशनी में चमक रहा था। छू कर देखो इसे, विक्रम सिंह ने कहा। रोहन ने डरते डरते अपनी उंगलियां उस मेडल पर रखीं। वह धातु ठंडी थी, लेकिन रोहन को उसमें एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। कारगिल की लड़ाई थी। विक्रम सिंह ने कहानी शुरू की। उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन आ गया। दुश्मन ऊपर पहाड़ी पर बैठा था और हम नीचे। अंधेरी रात थी। गोलियां बारिश की तरह बरस रही थीं। मेरा साथी नायक रंजीत मेरे सामने शहीद हो गया। मुझे भी छर्रे लगे थे। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम ऊपर चढ़े और सुबह तक तिरंगा फहरा दिया। आंखों की रोशनी चली गई, पर देश की इज्जत बच गई। रोहन मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके लिए हीरो का मतलब सिर्फ बॉलीवुड के एक्टर थे जो नाचते गाते थे। लेकिन आज इस टूटी हुई खाट पर बैठे अंधे बूढ़े आदमी में उसे असली हीरो दिखाई दे रहा था। साहब जी, रोहन ने धीरे से कहा, क्या डर नहीं लगा? डर सबको लगता है बेटा। विक्रम सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन डर के आगे जो कदम बढ़ा दे वही फौजी है। याद रखना रोहन, तुम गरीब हो, तुम्हारे कपड़े मैले हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी नीयत सोने की है। कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी मत बनने देना, इसे अपनी ढाल बनाना। उस दिन रोहन को एक गुरु मिल गया था और विक्रम सिंह को अपना वारिस। विक्रम सिंह ने रोहन को अनुशासन सिखाना शुरू किया। कमर सीधी रखो। विक्रम सिंह डांटते जब रोहन झुककर बैठता। बात करते समय आवाज में कंपन नहीं होनी चाहिए। तुम सच बोल रहे हो तो डरना कैसा। रोहन ने भी विक्रम सिंह की दुनिया बदल दी थी। उसने घर के पुराने पंखे को ठीक कर दिया था
जिसे मिस्त्री ने कबाड़ घोषित कर दिया था। उसने आंगन में एक ऐसी घंटी लगाई थी जो हवा चलने पर अपने आप बजती थी, ताकि विक्रम सिंह को पता चले कि मौसम बदल रहा है। एक शाम रोहन एक अजीब सी चीज लेकर आया। यह क्या है? विक्रम सिंह ने टटोला। यह एक लकड़ी का डंडा था जिसके नीचे एक पहिया लगा था। यह आपके लिए नई लाठी है साहब जी, रोहन ने चहकते हुए कहा। मैंने इसमें नीचे एक छोटा सा पहिया लगाया है। अब यह जमीन में अटकेगी नहीं, और इसके ऊपर मैंने साइकिल की पुरानी घंटी का एक टुकड़ा लगाया है। जब आप चलेंगे तो यह हल्की सी छन छन करेगी। इससे आपको पता चलेगा कि जमीन कैसी है। विक्रम सिंह की आंखों में आंसू आ गए, जो काले चश्मे के पीछे छिप गए। एक 13 साल के बच्चे ने, जिसके पास खुद पहनने को ढंग के जूते नहीं थे, उनके चलने की फिक्र की थी। तुम पागल हो, विक्रम सिंह ने रुंधे गले से कहा। और जीनियस भी, लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली थीं। गांव की हवा में जहर घुल रहा था, और उस जहर का नाम था शेरा। अध्याय 3, अमावस की रात का षड्यंत्र। चुंग 3 अम्मू डेम खोंगट्रंग। होली का त्योहार नजदीक था, लेकिन विक्रम सिंह की हवेली के आसपास तनाव गहराता जा रहा था। शेरा, जो अपनी बेइज्जती को भूला नहीं था, अब एक खतरनाक योजना बना चुका था। एक दोपहर रोहन कबाड़ जमा करने के लिए गांव के पुराने पंचायत भवन के पीछे गया हुआ था। वहां झाड़ियों के पीछे बैठकर वह कुछ तांबे के तार अलग कर रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं। आज रात सही मौका है, यह शेरा की आवाज थी। रोहन का दिल धक से रह गया। वह सांस रोककर झाड़ियों में दुबक गया। लेकिन सरपंच जी को पता चला तो? किसी और ने पूछा। अरे, मेरा बाप सोता रहेगा, शेरा हंसा। आज अमावस, नो मून नाइट है। गांव की बिजली वैसे भी कटी रहेगी, ट्रांसफार्मर जलने की वजह से। पूरा गांव अंधेरे में होगा। उस अंधे फौजी की हवेली गांव के किनारे पर है। अगर वह चिल्लाया भी तो कोई नहीं सुनेगा। पर करना क्या है भाई? सीधा सा प्लान है, शेरा ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन रोहन साफ सुन सकता था। हम दीवार फांद कर घुसेंगे, बुढ़े को डराएंगे, थोड़ा बहुत हाथ साफ करेंगे। मुझे पता है उसने अपनी तिजोरी में बहुत कैश रखा है, और वो मेडल, वो सोने का है। अगर बुढ़े ने ज्यादा चूं चपड़ की तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन उसका मतलब साफ था। उसके पास बंदूक तो नहीं है? एक गुर्गे ने डरते हुए पूछा। अरे, वो अंधा है, शेरा ने मजाक उड़ाया। अगर बंदूक होगी भी तो क्या कर लेगा? उसे दिखेगा ही नहीं कि हम कहां हैं। हम उसे बिल्ली चूहे की तरह नचाएंगे। आज रात 12 बजे तैयार रहना। रोहन के हाथ से तांबे का तार छूट गया। पसीना उसकी पीठ पर बहने लगा। वे लोग आज रात कैप्टन साहब को मारने वाले थे। वे जानते थे कि विक्रम सिंह देख नहीं सकते, और इसी कमजोरी का वे फायदा उठाने वाले थे। रोहन वहां से भागा। उसके नंगे पैर पत्थरों से टकराए, खून निकला, लेकिन वह नहीं रुका। वह आंधी की तरह दौड़ता हुआ सीधे विक्रम सिंह की हवेली पहुंचा। साहब जी, साहब जी, वह हांफते हुए चिल्लाया। विक्रम सिंह आंगन में बैठे थे। रोहन की घबराई हुई आवाज सुनकर वे खड़े हो गए। क्या हुआ रोहन? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? सांस लो। रोहन ने रोते हुए सारी बात बताई। शेरा का प्लान, अमावस की रात और उनकी जान को खतरा। हमें पुलिस के पास जाना होगा, रोहन ने कहा। या फिर आप मेरे साथ मेरी बस्ती चलिए, वहां बहुत लोग हैं, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। विक्रम सिंह का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। पुलिस? जब तक पुलिस आएगी, शेरा अपना काम करके जा चुका होगा। और बस्ती? नहीं रोहन, मैं अपना घर छोड़कर नहीं भागूंगा। कारगिल में जब पाकिस्तानियों ने हमें घेर लिया था, तब भी मैं पीछे नहीं हटा था। आज तो दुश्मन मेरे घर के दरवाजे पर है। लेकिन साहब जी, वो बहुत सारे हैं, रोहन गिड़गिड़ाया। और आप, वह कहना नहीं चाहता था, लेकिन शब्द निकल गए। आप उन्हें देख नहीं सकते, वो अंधेरे का फायदा उठाएंगे। विक्रम सिंह चुप हो गए। यह सच था। एक फौजी के पास कितना भी जिगर हो, अगर वह दुश्मन को देख नहीं सकता तो वह सिर्फ एक आसान शिकार है। उनकी लाठी और उनका जोश उन्हें गोलियों या चाकू से नहीं बचा सकता, अगर उन्हें पता ही न हो कि वार कहां से आ रहा है। विक्रम सिंह धीरे से वापस अपनी खाट पर बैठ गए। पहली बार उनके कंधों पर बुढ़ापा दिखाई दिया। शायद तुम ठीक कहते हो रोहन, एक अंधा आदमी लड़ नहीं सकता। मैं शायद अब वो फौजी नहीं रहा। रोहन ने अपने गुरु को ऐसे टूटते हुए कभी नहीं देखा था। उसे गुस्सा आया, शेरा पर, भगवान पर और अपनी गरीबी पर। लेकिन तभी
उसकी नजर विक्रम सिंह के पुराने फटे हुए जूतों के पास पड़ी कबाड़ की पोटली पर गई। उसमें कुछ पुराने सेंसर थे जो उसने कल एक मैकेनिक की दुकान से उठाए थे। रोहन का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। उसने विक्रम सिंह की बात याद की। मशीनें इंसान से ज्यादा वफादार होती हैं और जंग आंखों से नहीं, हौसले से लड़ी जाती है। अगर दुश्मन अंधेरे का फायदा उठा रहा है तो क्यों ना अंधेरे को ही हथियार बना लिया जाए। रोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे। साहब जी, रोहन ने दृढ़ आवाज में कहा, आप कहते थे ना कि फौजी दिमाग से देखता है, तो आज रात आप देखेंगे, वो भी अपनी आंखों से नहीं, मेरी आंखों से और मेरी बनाई मशीनों से। विक्रम सिंह ने सिर उठाया। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? रोहन ने अपनी कबाड़ की बोरी जमीन पर उलट दी। शेरा को लगता है कि अंधेरे में वो राजा है क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अंधेरे में चमगादड़ बत बिना आंखों के शिकार करता है। मैं आपकी आंखें बनूंगा। साहब जी, मेरे पास एक प्लान है, देसी जुगाड़। जुगाड़? विक्रम सिंह हैरान थे। हाँ, रोहन ने एक टूटे हुए कार रिवर्स पार्किंग सेंसर को हाथ में उठाया। यह छोटा सा कचरा आज रात आपकी जान बचाएगा। मुझे बस कुछ घंटे चाहिए और आपकी पुरानी बैटरियां। विक्रम सिंह ने रोहन की आवाज में वो ही आत्मविश्वास महसूस किया जो कभी उनके अंदर हुआ करता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑर्डर स्वीकार है छोटे उस्ताद, बताओ मुझे क्या करना है। शाम ढल चुकी थी। अमावस का अंधेरा छाने लगा था, लेकिन हवेली के अंदर एक बूढ़ा फौजी और एक छोटा वैज्ञानिक एक असंभव मिशन की तैयारी कर रहे थे। एक ऐसी जंग की तैयारी जो इतिहास में नहीं लिखी जाएगी, लेकिन जिसकी गूंज पूरे रामपुर को हिला देगी। हवेली के अंदर का माहौल किसी युद्ध के मैदान के बंकर जैसा हो गया था। बाहर सूरज डूब चुका था और जैसा कि शेरा ने कहा था, गांव की बिजली गुल हो चुकी थी। अमावस की काली रात ने रामपुर को अपनी आगोश में ले लिया था, लेकिन हवेली के एक छोटे से कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में रोहन किसी वैज्ञानिक की तरह काम कर रहा था। फर्श पर तारों का जाल बिछा था। रोहन के हाथ में वो रिवर्स पार्किंग सेंसर था जो उसने कबाड़ से उठाया था। यह सेंसर आमतौर पर कारों के पीछे लगा होता है, जो ड्राइवर को बताता है कि पीछे कोई दीवार या बाधा कितनी दूर है। साहब जी, रोहन ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, सिद्धांत थियरी आसान है। जब गाड़ी पीछे जाती है और कोई चीज पास आती है तो यह सेंसर बीप बीप करता है। जितनी पास चीज होगी उतनी तेज बीप होगी। विक्रम सिंह अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर सीधे बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। लेकिन रोहन, यह तो गाड़ी के लिए है, यह मेरे किस काम आएगा? रोहन मुस्कुराया। हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि समय बहुत कम था। यही तो जुगाड़ है। मैंने इस सेंसर को आपकी कमर की बेल्ट से जोड़ दिया है और इसका स्पीकर। रोहन ने एक पुराना टूटा हुआ हेडफोन उठाया जिसे उसने टेप से चिपकाया था। यह हेडफोन आपके कान में रहेगा। जब कोई आपके पीछे या साइड से आएगा तो आपको कदमों की आहट सुनने के लिए जोर नहीं डालना पड़ेगा। यह मशीन आपको पहले ही बता देगी। अगर कोई 5 मीटर दूर है तो धीमी बीप, अगर कोई 1 मीटर पास है तो लगातार बीप। विक्रम सिंह ने उस अजीब से यंत्र को हाथ में लिया। बैटरियां टेप से चिपकाई गई थीं, तार नंगे थे। यह कोई अत्याधुनिक मिलिट्री गैजेट नहीं था, यह कबाड़ था। लेकिन इस वक्त यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। पहनकर देखिए, रोहन ने कहा। विक्रम सिंह ने बेल्ट बांधी। रोहन ने हेडफोन उनके कानों पर लगाया और स्विच ऑन किया। एक हल्की सी आवाज आई। मशीन चालू थी। अब मैं आपके चारों तरफ घूमूंगा, रोहन ने कहा। रोहन दबे पांव कमरे के कोने में गया। सेंसर चुप था। जैसे ही वह विक्रम सिंह के बाईं ओर आया, हेडफोन में आवाज आई, बीप बीप। विक्रम सिंह का सिर झटके से बाईं ओर घूमा। रोहन और करीब आया। बीप 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 बीप। आवाज तेज हो गई। विक्रम सिंह ने हवा में हाथ चलाया और ठीक उसी जगह रोका जहां रोहन खड़ा था। पकड़ लिया। विक्रम सिंह बुदबुदाए। उनके चेहरे पर एक हैरानी मिश्रित खुशी थी। यह तो राडार जैसा काम कर रहा है। हां साहब जी, रोहन ने कहा, लेकिन एक दिक्कत है। यह सिर्फ एक दिशा में काम करता है। आपको लगातार घूमना होगा जैसे रडार घूमता है। आपको अपनी लाठी तैयार रखनी होगी। अगले 2 घंटे उस अंधेरे कमरे में एक अजीब सी ट्रेनिंग चली। एक 13 साल का बच्चा कमांडर बन गया था और एक 70 साल का फौजी उसका स्टूडेंट।
रोहन अलग अलग दिशाओं से उन पर कागज के गोले फेंकता या दौड़कर पास आता। विक्रम सिंह को सिर्फ आवाज सुनकर लाठी चलानी थी। शुरुआत में वे चूके। बीप। विक्रम सिंह ने लाठी घुमाई, लेकिन हवा में। जल्दी साहब जी, बीप की स्पीड को पहचानिए, रोहन फुसफुसाया। धीरे धीरे विक्रम सिंह की पुरानी मसल मेमोरी जागने लगी। उनका शरीर आवाज के साथ तालमेल बिठाने लगा। बीप बीप बीप, खटाक। उनकी लाठी ने सटीक निशाना लगाया और रोहन द्वारा पकड़े गए तकिए पर वार किया। शाबाश, रोहन चिल्लाया। फिर उसने तुरंत मुंह पर हाथ रख लिया। धीरे, कोई सुन लेगा। रात के 11 बज चुके थे। गांव में सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। विक्रम सिंह पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनकी सांसें अब स्थिर थीं। उन्होंने अपनी वर्दी ठीक की, अपनी पुरानी बेल्ट को कसा जिस पर रोहन का बनाया यंत्र लगा था। उन्होंने अपने सिर पर वह पुराना पटका, सिख टर्बन स्टाइल हेड कवरिंग यूजुअली वॉर्न अंडर हेलमेट और कैजुअल, बांधा जो वे जंग के समय पहनते थे। रोहन, विक्रम सिंह ने कहा, तुम अब जाओ, ऊपर अटारी आटिक में छिप जाओ। जो भी हो जाए नीचे मत आना। लेकिन साहब जी, यह आदेश है जवान, विक्रम सिंह ने अपनी पुरानी कड़क फौजी आवाज में कहा। दुश्मन खतरनाक है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें पुलिस को बताना होगा। अगर तुम भी पकड़े गए तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने गुरु की बात मानी। वह लोहे की सीढ़ी से ऊपर अटारी में चढ़ गया, जहां से वह आंगन देख सकता था। विक्रम सिंह अब आंगन के बीचों बीच कुर्सी डालकर बैठ गए। उनके हाथ में उनकी वफादार लाठी थी, कान में रोहन का बनाया हेडफोन था और दिल में हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अंधेरा गहरा हो गया था और फिर ठीक 12 बजे लोहे के गेट पर हल्की सी घड़खड़ाहट हुई। अध्याय नाम फछायों से जंग चुंगनाम चंचियन với những bóng ma। गेट का ताला नहीं टूटा था, दीवार फांदने की आवाज आई। 1 2 3 4 लोग। नरम जूतों की आवाज सूखी पत्तियों पर पड़ी। ऊपर अटारी से रोहन ने देखा, 4 साए आंगन में उतर चुके थे। उनके हाथों में हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड थीं। सबसे आगे शेरा था, उसके हाथ में एक बड़ा चाकू चमक रहा था। आंगन में घुप अंधेरा था, बादलों ने तारों को भी ढक लिया था। शेरा और उसके गुर्गे आत्मविश्वास से भरे थे। उन्हें लगा कि बूढ़ा सो रहा होगा, लेकिन तभी आंगन के बीच से एक भारी आवाज आई। स्वागत है मेहमानों, बड़ी देर कर दी आने में। शेरा चौंक गया। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी की किरण सीधे विक्रम सिंह के चेहरे पर पड़ी। विक्रम सिंह अपनी कुर्सी पर शांत बैठे थे, काला चश्मा लगाए। रोशनी से उनकी आंखों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे वाह, शेरा हंसा, थोड़ी घबराहट छुपाते हुए। बुढ़ा तो जाग रहा है, लगता है मौत का इंतजार कर रहा था। मौत तो खड़ी है शेरा, विक्रम सिंह ने कहा, लेकिन किसकी, यह अभी तय होना बाकी है। शेरा को गुस्सा आ गया। बहुत बोलता है तू। ए कालिया, जा, इसका मुंह बंद कर और चाबी मांग। एक गुर्गा कालिया दाईं तरफ से विक्रम सिंह की ओर बढ़ा। वह दबे पांव चल रहा था, यह सोचकर कि अंधा फौजी उसे सुन नहीं पाएगा। वह विक्रम सिंह के बिल्कुल करीब पहुंच गया और अपनी हॉकी स्टिक उठाई, लेकिन विक्रम सिंह के कान में हेडफोन चीख रहा था, बीप 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 बीप, दाईं तरफ 2 फीट दूर। ठीक उसी पल जब कालिया ने वार करने के लिए हाथ उठाया, विक्रम सिंह ने बिजली की गति से अपनी लाठी घुमाई। तड़ाक, लाठी सीधे कालिया की कलाई पर लगी। हड्डी टूटने की आवाज आई। आह! कालिया चीखा और उसकी हॉकी स्टिक गिर गई। विक्रम सिंह ने दूसरा वार उसके पेट में किया और तीसरा घुटने पर। कालिया किसी कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। शेरा और बाकी 2 गुर्गे सन्न रह गए। इसने कैसे देखा? एक गुर्गा कांपते हुए बोला, भाई ये अंधा नहीं है, ये नाटक कर रहा है। शेरा ने थूक निगला, पागल है क्या? मेडिकल रिपोर्ट है इसकी, अंधा ही है, तुक्का लग गया होगा। चारों तरफ से घेरो इसे, देखते हैं कितनों को मारेगा। तीनों ने अपनी जगह बदली। वे विक्रम सिंह को घेरने लगे। विक्रम सिंह कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी लाठी को दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे संगीन बायोनेट वाली राइफल हो। वे धीरे धीरे अपनी जगह पर घूमने लगे। सेंसर लगातार सिग्नल दे रहा था। बीप, पीछे से कोई आ रहा है। बीप बीप, बाईं तरफ से कोई आ रहा है। विक्रम सिंह का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। रोहन का कबाड़ उन्हें दृष्टि दे रहा था।
मारो, शेरा चिल्लाया। पीछे से एक गुर्गा लपका। विक्रम सिंह बिना मुड़े झुके लाठी का पिछला हिस्सा पीछे धकेला, धप, सीधे गुर्गे के सीने पर। वह सांस नहीं ले पाया और पीछे जा गिरा। उसी वक्त बाएं ओर से दूसरा गुर्गा आया। विक्रम सिंह ने अपनी लाठी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और उसके वार को रोका, फिर फुर्ती से घूमकर उसके पैर पर वार किया। वह भी गिर गया। अब सिर्फ शेरा बचा था। वह डर गया था। उसके तीनों साथी जमीन पर कराह रहे थे। एक अंधा बूढ़ा आदमी बिना हिले डुले उन्हें ऐसे मार रहा था जैसे उसे सब दिख रहा हो। तो तू इंसान है या भूत? शेरा चिल्लाया। उसका चाकू कांप रहा था। विक्रम सिंह धीरे धीरे शेरा की आवाज की दिशा में मुड़े। हेडफोन में बीप की आवाज स्थिर हो गई। बीप बीप बीप। मैं वो सिपाही हूं शेरा, विक्रम सिंह ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। तू तो सिर्फ एक गली का गुंडा है। शेरा को लगा कि उसकी इज्जत दांव पर है। वह पागलों की तरह विक्रम सिंह की ओर दौड़ा, चाकू सीधा तान कर। मैं तुझे जान से मार दूंगा। ऊपर से रोहन का दिल हलक में आ गया। साहब जी, सीधा सामने, वह मन में चीखा। लेकिन विक्रम सिंह को बताने की जरूरत नहीं थी। सेंसर अब लगातार बज रहा था, बीप 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 बीप। जैसे ही शेरा पास आया, विक्रम सिंह ने एक अद्भुत दांव खेला। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर पटकी, आवाज से शेरा का ध्यान भटकाया और फिर एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने रोहन को पकड़ना सिखाया था। दूसरे हाथ से उन्होंने शेरा की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा दिया। शेरा के पैर जमीन छोड़ गए। फौजी की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। छोड़ दो। शेरा का दम घुटने लगा। चाकू उसके हाथ से गिर गया। विक्रम सिंह ने उसे किसी कचरे की बोरी की तरह जमीन पर पटक दिया। आज मैं तुझे छोड़ रहा हूं शेरा, विक्रम सिंह ने हांफते हुए कहा, ताकि तू जाकर सबको बता सके कि एक भारतीय फौजी कभी बूढ़ा नहीं होता और न ही कभी रिटायर होता है। शेरा और उसके साथी टूटी हड्डियों और कुचले हुए अहंकार के साथ अपनी जान बचाकर वहां से रेंगते हुए भागे। वे गिरते पड़ते गेट से बाहर निकले और मोटरसाइकिलों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई दी। आंगन में फिर सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंह अपनी लाठी के सहारे खड़े थे। उनका सीना जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अटारी से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। साहब जी, रोहन दौड़कर आया और विक्रम सिंह से लिपट गया। वह फूट फूट कर रो रहा था। आपने कर दिखाया, आपने सबको हरा दिया। विक्रम सिंह ने कांपते हाथों से रोहन को गले लगाया। उन्होंने अपनी कमर से वह जुगाड़ वाला यंत्र खोला। मैंने नहीं रोहन, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके गाल पर खुशी के आंसू थे। हमने हराया। अगर तुम्हारी यह तीसरी आंख नहीं होती तो आज मैं नहीं बचता। तभी दूर से पुलिस की जीप का सायरन सुनाई दिया। शायद पड़ोसियों ने शोर सुनकर फोन कर दिया था, लेकिन जब तक पुलिस आई, जंग जीती जा चुकी थी। आंगन में पहली सुबह की किरणें उतर रही थीं। उजाला हो रहा था, लेकिन आज का उजाला विक्रम सिंह के लिए अलग था। उन्हें अब भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया है। रामपुर में सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन आज की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। कैप्टन विक्रम सिंह की हवेली के बाहर पूरा गांव जमा था। पुलिस की 2 जीपें खड़ी थीं और उनके लाल नीले सायरन की बत्तियां अभी भी बुझी नहीं थीं। शेरा और उसके तीनों साथियों को हथकड़ियों में जकड़कर पुलिस वैन में बैठाया जा रहा था। शेरा का चेहरा सूजा हुआ था, कपड़े फटे थे और वह दर्द से कराह रहा था। जो शेरा कल तक पूरे गांव को डराता था, आज वह खुद एक भीगी बिल्ली की तरह सिर झुकाए बैठा था। पुलिस इंस्पेक्टर राठौर, जो एक सख्त मिजाज के अफसर थे, विक्रम सिंह के सामने अदब से खड़े थे। उन्होंने विक्रम सिंह की वर्दी और उनके मेडलों को देखकर एक कड़क सैल्यूट मारा। जय हिंद सर, राठौर ने भारी आवाज में कहा। हमें माफ कर दीजिए, हमें आने में देर हो गई। अगर आप इन गुंडों को नहीं रोकते तो आज अनर्थ हो जाता। विक्रम सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे थे। चेहरे पर एक शांत संतोष था। फौजी कभी शिकायत नहीं करता इंस्पेक्टर, वह बस अपना मोर्चा संभालता है। इंस्पेक्टर राठौर की नजर विक्रम सिंह की कमर पर बंधे उस अजीबो गरीब यंत्र पर पड़ी। तारों का एक गुच्छा, टेप से चिपकाया हुआ सेंसर और एक टूटा हुआ हेडफोन। सर, इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? और आपने बिना आंखों के इन 4 हथियारबंद गुंडों को अकेले कैसे हराया? भीड़ में खामोशी छा गई। हर कोई यही जानना चाहता था। सरपंच,
जो अब तक अपने बेटे की करतूत पर शर्मिंदा होकर कोने में खड़ा था, वह भी आगे आ गया। विक्रम सिंह ने धीरे से अपनी कमर से वह यंत्र खोला। उन्होंने उसे ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई कीमती हीरा हो। इंस्पेक्टर, विक्रम सिंह ने भीड़ की तरफ चेहरा करते हुए कहा, पूरी दुनिया मुझे अंधा फौजी कहती है, लेकिन कल रात मुझे मेरी आंखें वापस मिल गई थीं। उन्होंने भीड़ में खड़े रोहन की तरफ इशारा किया। रोहन एक खंभे के पीछे दुबका हुआ था, डरा हुआ और संकोची। रोहन, इधर आओ। विक्रम सिंह की आवाज में एक अधिकार था। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कपड़े अभी भी कल रात की धूल से सने थे। लोग उसे देख रहे थे, वही लड़का जिसे वे रोज कचरे वाला कहकर दुत्कारते थे। विक्रम सिंह ने अपना हाथ रोहन के कंधे पर रखा। यह मशीन, विक्रम सिंह ने यंत्र को ऊपर उठाते हुए कहा, इस बच्चे ने बनाई है, कचरे से। जिस कबाड़ को तुम लोग फेंक देते हो, इसने उससे मेरी जान बचाई है। कल रात लड़ाई मैंने लड़ी, लेकिन मुझे रास्ता इसने दिखाया। गांव वाले सन्न रह गए, कानाफूसी शुरू हो गई। क्या उस कचरे वाले ने? इतना छोटा बच्चा? विक्रम सिंह ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज गूंज रही थी। हम लोग अक्सर हीरों को पत्थर समझकर ठोकर मार देते हैं। मैं कारगिल में लड़ा, मैंने मेडल जीते, लेकिन असली मेडल का हकदार यह बच्चा है। मैं तो सिर्फ एक सिपाही था, लेकिन कल रात के मिशन का असली कमांडर यह रोहन था। रोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। आज तक उसे किसी ने बेटा भी ढंग से नहीं कहा था, और आज एक फौजी उसे कमांडर कह रहा था। इंस्पेक्टर राठौर, जो खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पुलिस में आए थे, उन्होंने रोहन के हाथ से वह यंत्र लिया। उन्होंने उसे उलट पुलट कर देखा। कमाल है, रिवर्स पार्किंग सेंसर का इस्तेमाल रडार की तरह। गजब का दिमाग है तुम्हारा बेटे। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और एक कड़क 500 का नोट निकाला। यह मेरी तरफ से तुम्हारे इस आविष्कार के लिए। लेकिन विक्रम सिंह ने इंस्पेक्टर का हाथ रोक दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसे भीख या इनाम मत दीजिए, अब इसे मौका दीजिए। यह बच्चा कचरा बीनने के लिए नहीं बना है। भीड़ में से स्कूल के हेडमास्टर साहब आगे आए। वे चश्मा ठीक करते हुए बोले, कैप्टन साहब ठीक कह रहे हैं। अगर इस बच्चे में इतना हुनर है तो इसका दाखिला मैं अपने स्कूल में करवाऊंगा। इसकी फीस और किताबों का खर्चा स्कूल उठाएगा। रोहन का चेहरा खिल उठा। स्कूल, किताबें, वर्दी, यह उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। सचमुच? रोहन ने अविश्वास से पूछा। हां बेटे, हेडमास्टर ने कहा, कल सुबह आ जाना, नहा धोकर। विक्रम सिंह ने रोहन को अपने सीने से लगा लिया। देखा कमांडर, मैंने कहा था ना, जंग हौसले से जीती जाती है। आज तुमने अपनी किस्मत से जंग जीत ली। कुछ महीने बाद शाम का वक्त है। विक्रम सिंह की हवेली अब पहले जैसी वीरान नहीं लगती। आंगन लिपा पुता है और रेडियो पर पुराने गाने बज रहे हैं। विक्रम सिंह खट्टिया पर बैठे हैं, लेकिन अब अकेले नहीं। रोहन उनके पास बैठा है। रोहन ने स्कूल की साफ सुथरी वर्दी पहन रखी है। वह अपनी विज्ञान की किताब से विक्रम सिंह को जोर जोर से पढ़कर सुना रहा है। गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने कहा था कि हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है। विक्रम सिंह मुस्कुराते हैं। जैसे वो शेरा गिरा था, दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। उनकी हंसी हवेली की पुरानी दीवारों से टकराकर गूंजती है। हम देखते हैं कि विक्रम सिंह के घर की छत पर अब एक तिरंगा झंडा लहरा रहा है, और उस झंडे के डंडे के नीचे एक छोटा सा पवन चक्की, विंडमिल जैसा यंत्र लगा है, जो हवा चलने पर बिजली बनाता है और आंगन का बल्ब जलाता है। यह रोहन का नया आविष्कार है। अंधेरा अब भी होता है, लेकिन विक्रम सिंह की दुनिया में अब कभी अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास रोहन है, उनकी आंखें, उनका बेटा, उनका अभिमान।